हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ये जो है सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चैप्टर का नाम सेम था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चैप्टर का नाम सेम है। थोड़ा सा जो अंदर का कंटेंट है उसमें चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी क्या है और उसको कैसे आपको कवर करना है। तो चलिए, इस पूरी चैप्टर के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए। हाफ सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द हाफ टॉपिक हमारे रह जाएंगे उसके लिए दूसरी वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत को जो इंडिया है लगभग अप्रॉक्स 200 सालों की जो गुलामी के बाद 14 अगस्त मिडनाइट को आजादी मिली थी। वो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा दिन था, हिस्टोरिकल मूवमेंट था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल थे, कई सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उनके लंबे संघर्ष के बाद भारत को ये दिन देखने का मौका मिला। और लेकिन आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही लिखना स्टार्ट हो गया था। और भारत ने डिसाइड किया था कि जब उन्हें अंग्रेजों से आजादी मिलेगी, जब इंडिपेंडेंट भारत होगा, तो उसमें सबसे पहले कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया जाएगा और देश को डेमोक्रेसी मैनर से चलाया जाएगा। सभी के साथ इक्वलिटी होगा, सभी को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, किस तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी बात, ये जो डाइवर्सिटी थी, आपको पता होगा, कहते हैं ना, भारत को अगर देखना हो तो भारत के गांव में जाकर देखो, भारत के अंदर इतने तरह तरह कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, रिलीजियस के लोग किस तरह से आपस में यूनिटी के साथ मिलकर रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था देश के सामने। तो अब भारत ने डिसाइड किया था कि जब वो इंडिपेंडेंट होगी तो डेमोक्रेसी फॉर्म में गवर्नमेंट को चलाए जाएंगे, लोगों को अधिकार मिलेगा, लोगों के साथ डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। तो अब वो वक्त आ गया था कि जब इंडिपेंडेंट भारत को ये सारे जो भी नेताओं ने जो आम लोगों से प्रॉमिस किए थे, उनको सपने दिखाए थे, अब उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का टाइम आ गया था। ये बहुत बड़ा दिन था हम लोगों के लिए, जितने भी भारतवासी हैं। तो वैसे तो देश में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, लेकिन जो 3 मेन चैलेंजेस थे देश के सामने, इंडिपेंडेंट भारत के सामने स्टार्टिंग में आजादी के साथ ही, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि आपको पता होगा कि भारत में सपने देखे थे कि डेमोक्रेटिक मैनर में देश को चलाया जाएगा और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा, बेसिकली जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होंगे बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम और आप अपने बिहाफ में अपने एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो सारे जो होते हैं एमपी संसद में बैठते हैं, फिर हमारे लिए कानून बनाते हैं और जो भी हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं वो ऐसे नए नए बिल को आगे पास करते रहते हैं। तो ये है कि क्योंकि जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज से पहले जो डेमोक्रेसी उन्हीं कंट्री में सक्सेस हो पाई थी जहां पे एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल में था, पीपल आर वेरी एजुकेटेड, इकोनॉमी वेल डेवलप्ड था। तो ऐसे में जब भारत ने डिसाइड किया कि आजादी के बाद वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज करेंगे, तो पूरा विश्व देखता रह गया कि भारत जैसे देश, जो कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, पीपल आर वेरी इलिटरेट, जो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड है, तो ऐसे में लोगों को लग रहा था सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा और सच में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेहरू जी के लिए, देश के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, कि सही मायने में जो सपने देखे थे वो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर पाए और उसको मेंटेन कर पाए। और उसका जो सबूत है वो हम आपके सामने है कि सिंस इंडिपेंडेंस भारत ने डेमोक्रेसी को बड़ी परफेक्टली अडॉप्ट किया, एस्टेब्लिश किया और आज तक बड़े सही मायने में डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल रही है। तो साउथ एशिया में आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि भारत और श्रीलंका ही ऐसे 2 कंट्री थे जहां पे इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया और बड़े सक्सेसफुली तरीके से, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन सिंस उसके बावजूद उन्होंने डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा। दूसरा बिगेस्ट चैलेंज था देश में कि मेंटेन यूनिटी अमंग द डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत वो कहते हैं ना कि विविधताओं का देश है। यहाँ पे बहुत तरह के कल्चर के लोग, बहुत तरह अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते थे आपस में। क्या आने वाले टाइम में कहीं लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कम्युनल राइट्स ना हो जाए, दंगे ना हो जाए, या अलग अलग भारत के और टुकड़े ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको मेंटेन करना, उसको संभालना, ये भी भारत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। तीसरा चैलेंजेस था कि डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट अ पर्टिकुलर सेक्शन।
कि देश में डेवलपमेंट तो लाना है, लेकिन डेवलपमेंट किसी एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों तक ही वो कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो हर जगह पे हर एक सेक्शन के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे वो डिसएडवांटेज ग्रुप हो, चाहे वो जो ट्राइब्स हो, आदिवासी कहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को जब डेवलपमेंट का फायदा होगा, देश का विकास अगर होगा, उसका जो एडवांटेज है हर एक लोगों को मिलेगा, तो ही सही मायने में इक्वेलिटी जो है वो देश में देखने को मिलेगी। तो ये 3 बेसिक मेन चैलेंजेस देश के सामने थे, जैसे हम कह सकते कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इसी के अंदर हम कंसीडर मानेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट जब होगा तो सीधी सी बात है, पॉवर्टी हटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, जो इलिटरेसी है उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम देश में सबसे बड़ी चैलेंजेस, बहुत बड़े समस्या थी। तो इसको हम मेन बेसिक चैलेंजेस के हम कह सकते हैं। अब आपको पता होगा कि देश को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ एक नेशन नहीं बल्कि 2 देश अस्तित्व में। और ये सबसे पहले 2 नेशन की जो थ्योरी थी मुस्लिम लीग के द्वारा प्रपोज किया गया। उन्होंने ही डिमांड की कि हमें आजादी के बाद हमें एक अलग अपना सेपरेट कंट्री चाहिए, जहाँ पे मुस्लिम रूलर हो, मुस्लिम जनता हो, उनके डेवलपमेंट के लिए काम हो। क्योंकि उनके दिमाग में, मुस्लिम लीग के दिमाग में चल गई थी कि अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको कोई खास फायदा नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जो मुस्लिम है उनके स्टेटस में, उनके लाइफस्टाइल में, उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। पहले वो अंग्रेजों गुलाम थे, अब हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदू है, उनके वो अंडर में रहेंगे, उनको डेवलपमेंट पूरा मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने आजादी के साथ ही डिमांड रख दी 2 नेशन थ्योरी की, यानी कि 2 देश उन्होंने रख दिया, एक हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश। इस थ्योरी को हालांकि उस टाइम पे जो कांग्रेस ने उसको डिनाइड कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जो एक बार अगर किसी ने स्टार्ट कर लिया, किसी ने सोच लिया, और अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए, जो कि ब्रिटिशर्स का उस टाइम को मिल गया था, जिसके कारण उन्होंने फाइनली मनवा कर ही रखा। तो डिसाइड किया गया कि जो भी मतलब भारत है, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। जो भी एरिया मुसलमान, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसको इंडिया से अलग करके एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाएगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो रहेगा वो इंडिया रहेगा। ये कहने में, सोचने में बहुत आसान था, लेकिन उसका डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना और सही मायने में उस पर ड्रॉ करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और मुश्किल काम था। क्योंकि डिसाइड किया गया कि जितने भी एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेरिटी बहुत ज्यादा है, जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन जब रियल में देखा गया तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बेल्ट ही नहीं था भारत में कि जहाँ पे केवल मुस्लिम पॉपुलेशन ही ज्यादा हो। इसीलिए आपको पता होगा पाकिस्तान जो है 2 भागों में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली जो वहाँ पे जो बंगाली कल्चर था, बंगाली लैंग्वेजेस थे, और जो वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान थे, वहां पे बेसिकली जो 2 अलग अलग ईस्ट और वेस्ट, कह सकते कि ईस्ट और वेस्ट 2 अलग से पाकिस्तान बने, और उसको आपस में एक साथ कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दूसरा देश में देखने को मिला कि बहुत सारे जो मुस्लिम एरियाज थे, वो उनके जो लीडर थे, बेसिकली हम बात करें जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की, जिनके जो लीडर थे उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, जो कि वहां पे बेसिकली महात्मा गांधी जो थे ना, जैसे कि हमारे पूरी इंडिया में जो पॉपुलैरिटी महात्मा गांधी की थी, वही उस प्रोविंस के अंदर जो था अब्दुल गफ्फार खान की पॉपुलैरिटी थी। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को डिनाइड किया, बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद उनके वॉइस को दबा दिया गया, और फाइनली जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस फ्रंटियर थे उसको पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। तीसरी जो प्रॉब्लम आई थी पार्टीशन के टाइम पे, ये देखा गया कि आपको पता होगा कि जो असम और जो बंगाल थे वो बेसिकली पाकिस्तान के रूप में गए थे। तो वो जो एरिया थे, बहुत स्टेट थे, बहुत ही बड़े लार्ज स्टेट थे, और वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होने के कारण बहुत ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो अभी डिसाइड किया कि वहाँ पे किस तरह से बाउंड्री खींचा जाएगा, कैसे उनको बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, नॉन मुस्लिम की बहुत पॉपुलेशन थी, बहुत बड़ा स्टेट था। तो उसको डिवाइड करना कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, और कौन सा स्केल यूज किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो ट्रॉमा हुआ, जो पेन था, वो उन्हीं स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए था, क्योंकि ये पूरी तरह से 15 अगस्त को डिसाइड हो नहीं पाया। और आजादी के बाद पार्टीशन तक बहुत सारे जो उस एरिया में रहने वाले लोगों को पता नहीं था वो हिंदुस्तान के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो बेसिकली इन लोगों के लिए था वो ज्यादा पेनफुल था पार्टीशन का जो डिसीजन लिया है ना। चौथा जो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटी के साथ,
आपको पता है ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग नेशन बन गए। हालांकि ठीक है, मुस्लिम जो लोग थे ज़्यादातर वो पाकिस्तान चले गए और हिंदू ज़्यादातर हिंदुस्तान में रह गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक एक हिंदुओं को हिंदुस्तान में रखा गया और एक एक मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया। अब प्रॉब्लम यह आई कि जो भी ऐसे एरियाज थे जो कि पाकिस्तान में अब जा चुके हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे जिनके अब वहाँ पे वो माइनॉरिटी बन गए, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम तो जो इंडिया के अंदर है वो अब इंडिया में माइनॉरिटी बन गए। तो स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ दी की परेशानी दिया गया कि अब वो अपने ही घर के अंदर, अपने जहाँ पे उनके एंसेस्टर, अपने जो पूर्वज थे इतने सालों से रहे, जिनका सब कुछ वहाँ पे हुआ, लेकिन आज वो अपने घर के अंदर ही विदेशी बन गए। अपने देश में ही उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, सताया जाने लगा, उनको टारगेट किया जाने लगा, और कुछ घंटे पे ही उनको नोटिस दी गई कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो बॉर्डर तक दूसरे बॉर्डर में चले जाए। तो ये जो प्रॉब्लम थी बेसिकली जो माइनॉरिटी के लिए बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम थी, और दोनों ही साइड से, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे केवल हिंदुओं को ही प्रॉब्लम आई, वो मुस्लिम को भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि वास्तव में ये पॉलिटिक्स वो थी, डिमांड थी कि वो टू नेशन थ्योरी, आम जनता, चाहे वो हिंदुस्तान के थे चाहे वो पाकिस्तान के थे, कोई भी नागरिक नहीं चाहता था कि देश के बंटवारा हो, क्योंकि देश के बंटवारे से किसी को फायदा नहीं हुआ। दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया, उनको साथ बहुत ज़्यादा जाती हुई। तो बेसिकली ये जो पार्टीशन थी वो एक बहुत बड़ी त्रासदी हिस्ट्री कह सकते हैं। किसी भी देश ने ऐसी जो मतलब जो प्रॉब्लम है, ऐसी जो भयानक चीज़ है, कभी नहीं देखी, और ना ही कभी इससे पहले हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि चलो पार्टीशन तो आपने कर दिया, दो देश बना दिए, एक हिंदुस्तान बना दिया जहाँ पे हिंदू लोगों का राज्य है, एक पाकिस्तान बना दिया जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं, लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंस थे, पार्टीशन इतना आसान नहीं था, उसके जो परिणाम थे, उसका जो प्रभाव था वो इतना दिल दहलाने वाला था कि आज भी अगर आप लोग कोई मूवीज देखते होगे, स्पेशल गदर या बहुत सारी ऐसी मूवी जहां पर आपको सोचो सिर्फ पिक्चर देखने से आपको इतना ज्यादा तकलीफ होता है, जिन लोगों ने ये सब फेस किया होगा उन लोगों के साथ पता नहीं क्या बीता होगा, उनके परिवार के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ। तो हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं कि पार्टीशन से हुआ क्या। सबसे पहली बात क्या है कि धर्म के नाम पे एक दूसरे के लोगों को टारगेट करने लगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम को टारगेट कर रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे। बहुत सारे जो ऐसे एरिया थे, बेसिकली लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, वो टर्न इनटू कम्युनल जोन। वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में दंगे हुए, लड़ाई हुए, एक दूसरे के धर्म के अलग अलग लोगों को मारा गया, और सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो गई कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पीपल थे वहां पे हिंदू और सिख को जाने में डर लगने लगा, और जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन तो उस एरिया मुस्लिम को जाने से डर लगने लगा। यानी कि कभी जो साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगे थे देश की आज़ादी में, दोनों ने एक साथ लड़कर अपने देश को आज़ाद कराया था, आज वो एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन गए हैं। तो ये जो एक जो दिमाग में जो गंदी चीज़ें डाल के दी गई थी पार्टीशन के कारण, ये जो धर्म के कारण, ये बहुत बुरा हुआ था। पॉलिटिशियन ने अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो मासूम लोगों को टारगेट बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिनको स्पेशली जो मतलब रिफ्यूजी जिसे कहते हैं, जो ने कुछ घंटों के अंदर अपना घर बार सब छोड़कर दूसरे बॉर्डर पार करके दूसरे जगह जाना था, जिनके पास वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, वो कई दिनों तक, कई महीने, इवन कई सालों तक रिफ्यूजी कैंप में रहे। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने, पुलिस ने किसी तरह कोई मदद नहीं करी। बेचारे वो कैंप में कई दिनों तक रहे, जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीते थे, अच्छी जिंदगी जीते थे, आज उनकी ऐसी हालत हो गई थी। और बॉर्डर पार करते हुए इन बिटवीन उनके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई, उन पे बहुत अटैक किए गए, स्पेशल जो महिलाएं थी उनके साथ रेप किया गया, उनको मारा गया, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, और कई लोगों को तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया गया, उनसे शादी कर जबरदस्ती कर ली गई। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली के ओनर को बचाने के लिए खुद ही अपने घर की जो भी बहू बेटियां थी उनको मार दिया अपने हाथों से, सोचो, ताकि घर की जो इज्जत है वो बच जाए। यानी कि आप समझ सकते हो कि लाखों संख्या में एक दूसरे के जो खून के प्यासे थे, दोनों ही धर्म के लोगों की इतनी बुरी हालत देश में हो गई थी। तो पार्टीशन जो है, अगर हम आज भी याद करते हैं या कोई पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि पता नहीं उस टाइम लोगों ने क्या महसूस किया होगा, क्या देखा होगा। और ये मारने वाले, मरने वाले कोई गैर नहीं थे, वही आपस में भाई भाई थे जो एक साथ कभी मिलकर रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करते थे। लेकिन धर्म के नाम पे, कहते हैं ना, एक बार अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म अगर मेन इश्यू बन जाए, जो कि धर्म कहता है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
लेकिन इसी मजहब को उन्होंने मुद्दा बनाकर लाखों की संख्या में औरतों के साथ, बच्चों के साथ, मासूमों के साथ बहुत बद से बदसलूकी जैसा व्यवहार किया। तो ये जो पार्टीशन है बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन थी और इसका जो प्रभाव है वो लंबे टाइम तक सभी लोगों ने इसको महसूस किया। ऐसा नहीं था कुछ ही टाइम के बाद ये खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम रह गए थे, बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए थे, तो वहाँ के नेताओं को ये लगा कि शायद बाय द टाइम ये वायलेंस खत्म हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन बद से बदतर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होने लगी और फाइनली जो माइग्रेशन है वो स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिकली कॉन्सिक्वेंस हमने पढ़े। अब समस्या इतनी ही नहीं थी कि आज़ादी हो गई, पार्टीशन हो गया, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी समस्या थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है। आपको पता होगा जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस टाइम पे जो पूरा इंडिया था दो भागों में डिवाइड था, एक ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश प्रोविंस स्टेट थे जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, पूरी तरह से वही इसको कंट्रोल करते थे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एरियाज थे जहाँ पे जो रूलर थे, लोकल रूलर, वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को उन्होंने मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। दैट इज कॉल्ड पैरामाउंटेसी ऑफ सुप्रीमेसी, कि उनका कंट्रोल उन पे है, उनको वो सुप्रीम मान रहे, उनकी बातों को मान रहे, बट इंटरनल उनको छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए उनका अपना अधिकार है। जैसे ही इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम बाद जब समझ आ गया ब्रिटिशर्स को कि अब यहाँ पे वो अपना राज्य नहीं चला सकते, अब उनको यहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने डिक्लेयर कराया कि अब पूरे भारत में उनका रूल खत्म हो चुका है, लीगली अब सभी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एरिया था, चाहे वो जो प्रिंसली स्टेट थे। और सभी को ये डिक्लेयर कर दिया कि अब सारे लीगली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और जो भी प्रिंसली स्टेट है, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान किसी के साथ ही मर्ज कर सकते हैं या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन होगा वहाँ के रूलर का होगा, वहाँ पे आम जनता जो कि वो ये डिसाइड नहीं करेगी उन्हें किसके साथ मिलना है। ये कहकर उन्होंने यहाँ पर चले गए। लेकिन अब सोचिए आप देश में कितनी बड़ी समस्या होगी कि हमने सपने देखे थे कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, देश में इलेक्शन होंगे, अलग अलग धर्म के लोग आपस में मिल के रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर अलग अलग जगह पे यही रूलर रूल करते रहेंगे तो एक ही भारत के न जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे। और जो सपना था कि यूनिटी बना के रखनी है, देश को एक सूत्र में बांध के रखना है, वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाता और जो डेमोक्रेसी है वो कभी रियलिटी हो नहीं पाती। तो इस पूरे चीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रोल अगर हम कहेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहेंगे। हालांकि आपको पता होगा कि हमारी हिस्ट्री में, हमारी पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को बहुत गलत बताया जाता है, बहुत गलत पढ़ाया जाता है। जो असली में कांग्रेस के जो मेन नेता थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया देश को, चाहे आज़ादी कराने में हो, चाहे इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में हो, लेकिन हमारी पॉलिटिकल बुक में, हिस्ट्री के बुक में उन नेताओं के बारे में इतना जिक्र नहीं है, उनके शौर्य के बारे में इतनी हमें बताई नहीं गई है जितनी कि हमें बताई गई है कि चाचा नेहरू या महात्मा गांधी के सैक्रिफाइसेस के। वो लोग एक लग्जरी लाइफ जीते थे, अच्छी लाइफ जीते थे, लेकिन जो असली में स्ट्रगल करने वाले थे, उन्होंने सही मायने में, जिसने कांग्रेस को जो छवि जो बनाई और जिनके दम पे इन्होंने 50 सालों तो देश में राज्य किया, वो असली नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन नेताओं का नाम आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था वो इतना इंपॉर्टेंट रोल था। अगर शायद वो नहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते, देश में उस टाइम में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इन बड़ी समस्याओं को बहुत ही स्किलफुल तरीके से वो सॉल्व कर पाए। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि जो हिस्ट्री हम बात करते हैं, जब देश इस क्रूशियल पीरियड से गुजर रहा था, उस टाइम पे इंडिपेंडेंट भारत के जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने अपना एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया। जितने भी प्रिंसली स्टेट के रूलर थे सबके साथ उन्होंने नेगोशिएट किया, बातचीत किया, कन्विंस किया उनको अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि देश को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, डेमोक्रेसी तरीके से देश को चलाया जाए, देश में इलेक्शन हो, यूनिवर्सल फ्रेंच जो एडल्ट का हमने सपना देखा था कि हर एक व्यक्ति जिसमें वोट कास्ट करेगा। ये सारे सपने तभी पूरे हो पाएंगे जब देश में थोड़े थोड़े जगह पर जाके ये रूलर बदल जाए, अलग अलग एक ही इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश ना बन जाए। तो इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और ऐसा कर संघर्ष किया कि धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले सभी ऑलमोस्ट स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ उन्होंने मिला लिया। लेकिन इसमें जो 4 स्टेट थे जिनको कन्विंस करना, उनको अपने साथ मिलाना, थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हुई। लेकिन कहते हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस टाइम पे लौह पुरुष का दर्जा दिया गया, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी, इतनी हिम्मत थी, इतना ज्यादा डेयरिंग थे
ही हुक बाई क्रुक, किसी भी तरीके से उन्हें देश को यूनाइट करना था, देश को इंटीग्रेट करना था, एक सूत्र में बांध के रखना था, और जो उन्होंने करके दिखाया। तो अब हम बात करते हैं वो 4 कौन से स्टेट थे जिनको इंटीग्रेट करना, जिनको आपस में भारत से जोड़ना थोड़ा मुश्किल हुआ। सबसे पहले जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद और कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक हमारे छूट जाएंगे कि किस तरह से कश्मीर को भारत से मिलाया गया, कश्मीर के कारण ही इंडिया और पाकिस्तान की कितनी बार लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी समस्या हुई, कैसे 370 आर्टिकल उसमें लगाया गया। और आपको पता होगा कि कितने सालों के बाद, अब 1 साल पहले ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाकर एक इतिहास में अपना उन्होंने नाम दर्ज कर लिया, जो कोई भी नेता करने की हिम्मत नहीं करता था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमें करके दिखाया। तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 स्टेट की यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से उनको उनके साथ इंटीग्रेट किया गया, भारत का अंग बनाया गया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ में तो खैर क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे वही क्या हो गए, अपने जो रूलर थे उसके अगेंस्ट हो गए। और जब रूलर के अगेंस्ट अगर आम नागरिक होते तो पता होता है कि आपको कि वहाँ पे जो रूलर है जाए टाइम तो रूल नहीं कर सकते, और इस तरह से वहाँ पे वोटिंग के थ्रू वहाँ पे जूनागढ़ को भारत का पार्ट बना दिया गया, उनसे एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो भारत के साथ उनको इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद जो है ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा टेरिटरी था, और वहां पे जो रूल करने वाले का टाइटल होता था निजाम, जिसे कहते वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता था। जैसे ही इंडिपेंडेंस की बात हुई, ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि अब आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, या इंडिया पाकिस्तान जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हो उनका पार्ट बन सकते हो। तो जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी नेताओं ने देखा कि अगर ये इंडिपेंडेंट अपना रहेंगे तो भारत को कैसे एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, भारत को कैसे तरह से एक सूत्र में बांधकर रखा जाएगा। इसीलिए निजाम के साथ उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें उस एग्रीमेंट को स्टैंड स्टिल पे रख दिया। और उसके मतलब उनको इसका मतलब होता है कि आपस में बातचीत अभी जारी है, लेकिन वो अभी निजाम तैयार नहीं थे भारत के साथ मिलने के लिए, एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को साइन करने के लिए। लेकिन उसी के बीच में, उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हो गई। बेसिकली तेलंगाना के अंदर जो पीजेंट थे, किसान थे, वहाँ के रूलर से भी निजाम से बहुत तंग आ गए थे। वहाँ पे उनका जो अत्याचार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और लोगों ने क्या करा, इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, रूलर के खिलाफ हो गए। और इस पूरे जो प्रोटेस्ट को, मूवमेंट को, जो फोर फ्रंट पे थे वहाँ पे कम्युनिस्ट और वहाँ पे जो हैदराबाद की कांग्रेस। हालांकि निज़ाम के फोर्स ने बहुत कोशिश किया इस मूवमेंट को दबाने के लिए, लाखों लोगों को मारा गया, स्पेशल उन लोगों को टारगेट किया गया जो नॉन मुस्लिम थे। लेकिन सिचुएशन इतनी बद से बदतर हो गई कि बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें इंटरवेन करना पड़ा। उन्होंने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि यहाँ अपनी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो रहा है। और आर्मी यहाँ से गई, उन्होंने हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनके जो भी फोर्सेस थे, उनके साथ उनकी काफ़ी मतलब लड़ाई हुई एक तरह से। बाद में जो निज़ाम है उसने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के साथ ही जो हैदराबाद है वो इंडिया का एक साथ इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया, इंडिया का ही वो पार्ट बन गया। तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठान लिया था कि हर एक प्रिंसली स्टेट को भारत साथ जोड़ेंगे, और भारत में जो डेमोक्रेसी है वो ला कर ही रहेंगे। तो उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की मेहनत का ये परिणाम था कि जितने भी स्टेट है उनको वो अपने साथ इंटीग्रेट कर पाए। अब बारी है मणिपुर की। तो हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम पहले ही वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने क्या करा कि भारत साथ एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइन कर लिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि उन्हें जो है इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, उनके अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भारत के साथ साइन कर लिया था। लेकिन अंडर द प्रेशर ऑफ लोकल पीपल के प्रेशर में आते हैं वहाँ पे किंग को वहाँ पे इलेक्शन करवाने पड़े, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। पहली बार भारत में कोई स्टेट था जहाँ पे एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी कि हर कोई व्यक्ति जो भी उस टाइम पे 21 ईयर्स एज लिमिट थी कि 21 ईयर से अबव उन्होंने वोट, पहली बार भारत में कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे वोटिंग हुई थी। वहाँ पे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। असेंबली में वहाँ पे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थे उनको मणिपुर को इंटीग्रेट करने पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अपने अलग अलग व्यू थे। कांग्रेस उसको भारत के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपोज किया, उनको इस चीज़ को एग्री नहीं हुए। लेकिन
आपको पता है ना, वल्लभ भाई पटेल लगातार कोशिश कर रहे थे उनके रूलर से बात करने के लिए, उनको नेगोशिएट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, और फाइनली वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया, और जो मणिपुर है वो भी भारत का अहम हिस्सा बन गया। तो इस तरह से उन्होंने एक एक करके, चाहे वो फोर्सफुली हो, चाहे वो नेगोशिएशन करके हो, चाहे वो मतलब बातचीत करके हो, एक एक स्टेट को किस तरह से उन्होंने अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश की, और फाइनली वो सक्सेस भी रही। तो इसीलिए इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, और कई बार आता भी है क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो हिस्टोरिकल रोल है उसे एक्सप्लेन कीजिए, किस तरह उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मैं इसको खत्म करती हूँ। बाकी जो बचे हुए टॉपिक इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।